Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों आज थोड़ा केस से हटकर बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन जिस पे टैक्स लग रहा है शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट कैसे डिसाइड होगा, ये सेक्शन 6 में गिवन है। तो दोस्तों सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 में इंडिविजुअल की बात होती है। नॉर्मली इंडिविजुअल कवर्स इज ऑल इनकम्पासिंग, सब आएंगे, नेचुरल, जुरिस्टिक, सब लोग। बट चूंकि सब सेक्शन 2 में HUF फॉर्म अदर एसोसिएशन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, सब सेक्शन 3 में कंपनी मेंशन्ड है, तो इसलिए अगर हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सब सेक्शन 1 में इंडिविजुअल ओनली मीन्स टू नेचुरल पर्सन। अच्छा दोस्तों, हम हमेशा टैक्स किसी प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो अब हमें जानना है कि उस प्रीवियस ईयर में कोई ये इंडिविजुअल रेसिडेंट था या नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रीवियस ईयर में जाकर एग्रीगेट में देखेंगे कि ये जो भी इंडिविजुअल है वो 182 डेज या मोर उससे ज़्यादा रहा है या नहीं। दोस्तों 182 आप कैसे याद रखेंगे, तो साल में 365 डेज होते हैं, 365/2 करेंगे तो वो 182.5 समथिंग आता है। तो 182 डेज और मोर अगर रहेगा इन एग्रीगेट तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। और नहीं तो अगर ऐसा सपोज नहीं हुआ, तो सपोज मान लीजिए उस साल में मैं बस 90 डेज रहा हूँ, तो क्या मैं रेसिडेंट हो सकता हूँ? जरूर हो सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, उस साल में जाकर मैं देखूँगा क्या मैं 60 डेज एंड अबव रहा हूँ, और उससे पिछले 4 साल को देखूँगा और उसमें 365 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा हूँ या नहीं। तो क्या हुआ, मुझे किसी प्रीवियस ईयर में जानना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं, तो पहले मैं चेक करूँगा कि उस साल में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है नहीं। अगर रह रहा है तो रेसिडेंट। सपोज नो, तो फिर मैं क्या चेक करूँगा कि क्या उस साल में 60 डेज और मोर रहा है। अगर नहीं तब तो कोई बेचारे कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो मैं बच गया, कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर 60 डेज और मोर रह रहा है और उस साल से प्रीवियस 4 सालों में टोटल मिलाकर 365 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है, तो फिर वो रेसिडेंट हो जाएगा। दोस्तों बाकी सब एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। वी कम टू एक और, मतलब इसमें जो 1A जो क्लॉज इसमें इंसर्ट हुआ है, सॉरी सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है, सब सेक्शन। तो 1A में ये कहते हैं कि अगर सपोज 1 में आप रेसिडेंट नहीं बन पाए, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपकी जो इंडिया से जो इनकम आ रही है वो एटलीस्ट 15 लाख है, और आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं या कुछ भी आपकी किसी भी वजह से, जो लेट्स से आप टैक्स हेवन में रहते हैं, तो वो जो आपके पास इनकम आई उस पर कोई टैक्स आपने नहीं दिया है, आपको नहीं देना है, तो फिर आप डीम्ड हो जाएंगे, आप इंडियन रेसिडेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद हम आते हैं सब सेक्शन 2 में, जो कि HUF फॉर्म्स और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन से डील करता है। तो इसमें कहते हैं कि वो लोग जनरली दे विल बी डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, दे विल बी हेल्ड टू बी, वो प्रिजम्पशन है कि वो रेसिडेंट इन इंडिया, डीम नहीं, प्रिजम्पशन की बात हुई, इन एनी प्रीवियस ईयर, अनलेस क्या दिखाया जाए कि एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर, जिस ईयर की बात हो रही है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। एम्फसाइज कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड होना चाहिए। अगर उसका थोड़ा भी इंडिया में सिचुएट मिल गया उसका सिचुएटेड, तो फिर वो रहेगा ही। और इस पर हमने सुबैया चेटियार केस देखा है, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस एक्सेप्शन में लाने की बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी पे रहता है, और इसके अलावा इसमें आपको वही देखना पड़ेगा, स्वीडिश कंपनी ने जो बताया था कि ये जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज लाइक हेड एंड ब्रेन ऑफ द कंपनी, हेड एंड ब्रेन ऑफ द फर्म इस केस में। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 3। दोस्तों सब सेक्शन 3 डील विद कंपनी। तो कंपनी रेसिडेंट कब कहलाएगी, आइदर इट इज एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब इट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, और दूसरा केस तब हो सकता है व्हेन इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में उसको पोएम कहते हैं, व्हेन इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर, वही जो प्रीवियस ईयर में जिसमें रेसिडेंस है या नहीं ये टेस्ट हो रहा है, इज इन इंडिया। और इसमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का वही होता है वेयर की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज अ होल आर टेकन। उसके बाद दोस्तों सब सेक्शन 4 पे आते हैं। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि एवरी अदर पर्सन, नेचुरल हमने देख लिया, HUF फॉर्म देख लिया, कंपनी देख ली, एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया उस प्रीवियस ईयर में, एक्सेप्ट
where during that year जो control and management of his affairs is situated wholly outside India. ये भी फॉर्म की तरह ही पॉइंट है. Subsection 5 is again not very relevant. We come to subsection 6. Not ordinarily resident. तो ordinarily resident होता है, not ordinarily resident. OR और NOR. तो NOR कब हो सकता है? A person is said to be NOR in India in उस previous year में if जो individual नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है इन 9 out of 10 previous years preceding that year. तो सपोज पिछले साल की बात हो रही है कि मैं NOR हूँ या नहीं, तो पिछले साल से पहले 10 साल में हम जाएंगे और इसमें 9 साल में देखेंगे कि मैं अगर नॉन रेसिडेंट रहा हूँ तो मैं उसमें NOR हो जाऊँगा. या देयर इज अनदर ऑप्शन 7 previous years preceding that year हम जाएं और उसमें देखें कि वो जो मैं जो रहा हूँ टोटल लेस देन 729 लेस देन और इक्वल टू 729 डेज रहा हूँ. अब दोस्तों फिर आप 729 कैसे याद करेंगे? तो 365 इंटू 2 होता है 730 और 730 से कम रहना है. तो जब कभी भी आपको रेसिडेंट बनाना होता है तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाएंगे. जैसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 365 डेज, ग्रेटर दैन इक्वल टू 182 डेज. जब आप नहीं बनाना रहता है तो एकदम लेस देन, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा. तो लेस देन 365 into 730 लेस देन 730 सेम एज लेस देन और इक्वल टू 729. अब HUF के केस में कैसे कहेंगे? अब सेम चीज़ जो हमने अभी जो देखा, सेम चीज़ HUF के केस में कर्ता जो होगा, तो कर्ता प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 10 सालों में जाकर देखेंगे. अगर वो 9 सालों में नॉन रेसिडेंट रहा है या 7 सालों मतलब प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग जो 7 साल है उसमें वो टोटल मिलाकर 729 डेज या उससे कम तक ही रहा है, तो फिर वो HUF जो होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहला जाएगी. इसका जो क्लॉज C है वो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लॉज D थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर क्लॉज 1A, जो हमने 1A देखा था, जो कि 15 लाख से ज़्यादा जो इंडियन इनकम आ रही थी और वो टैक्स नहीं हो रही थी. तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि डीम्ड है उस क्लॉज के अंदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर उसको भी NOR मानेंगे. तो दोस्तों आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा और इसी तरह हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और फिर एग्ज़ाम में इस पर तो जनरली सेक्शन का ज़्यादा वेटेज होता है ऐसे क्वेश्चन में. और कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत आप ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए केसेस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ. बाय.